नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप सभी का। बीरबल कहानी का नाम है बीरबल ने 17 मछलियों का किया अनोखा बंटवारा 3 भाइयों के बीच में। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता के शिखर पर थी। यमुना नदी के किनारे स्थित लाल किला अपनी विशाल प्राचीर के साथ इतिहास लिख रहा था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी नक्शेदार दीवारों से, रेशमी पर्दों और बेशकीमती कालीनों से सुसज्जित था। दरबार में कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दरबारियों के चेहरे पर गंभीरता थी और हवा में मोगरे की धीमी खुशबू तैर रही थी। तभी द्वारपाल ने लंबी आवाज लगाई, होशियार, बगावत बलमुआज शहंशाह हिंद इलाही शाह अकबर सलामत सलीब ला रहे हैं। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराते हुए अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत स्वर और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ खड़े थे। अभी दरबार में औपचारिक चर्चा शुरू हुई थी कि तभी मुख्य द्वार पर 3 नौजवान दिखाई दिए। उनके साथ एक बड़ा ही कांच का बर्तन था जिसमें पानी भरा था और कुछ बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थी। उन तीनों के चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें थी। अकबर ने उन तीनों को करीब आने का इशारा किया। सबसे बड़े भाई ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, जहां पना हम 3 भाई हैं और एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं जिनका समाधान हम पूरे आगरा में कोई नहीं दे सका। हम एक बहुत बड़े मत्स्य पालक के बेटे हैं। हाल ही में हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है। बादशाह ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। लेकिन तुम लोग यहाँ मछलियाँ लेकर दरबार में क्यों आए हो? मंझले भाई ने दुखी स्वर में कहा, आलम पना, हमारे पिता ने अपनी वसीयत में हमें 17 बेशकीमती और दुर्लभ सुनहरी मछलियाँ विरासत में दी है। ये मछलियाँ आम नहीं है, इनकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्रा है। लेकिन उनके बंटवारे की शर्त ने हमें उलझन में डाल दिया है। अकबर की उत्सुकता बढ़ी। कैसी शर्त? वसीयत में क्या लिखा है? छोटे भाई ने हाथ जोड़कर वसीयत का कागज पढ़ा। बड़े भाई को कुल मछलियों का आधा 1/2 हिस्सा दिया जाए। मंझले भाई को कुछ मछलियाँ 1/3 हिस्सा दिया जाए। सबसे छोटे भाई को कुल मछलियों का 9वां हिस्सा दिया जाए। शर्त, किसी भी मछली को मारा या काटा नहीं जाएगा। सभी मछलियाँ जीवित और साबुत ही बांटी जानी चाहिए। जैसे ही वसीयत पढ़ी गई, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर मन ही मन हिसाब लगाया। 17 का आधा 8.5 होता है, लेकिन मछली तो आधी नहीं की जा सकती। 17 को 3 का भाग दे तो 5.66 आता है और 17 को 9 से भाग दे तो 1.88 आता है। अकबर ने अपने राज्य ज्योतिष और गणितज्ञों को बुलाया। एक बड़े विद्वान ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, जहाँ पनाह यहाँ नामुमकिन है। 17 एक अभाज्य संख्या है। इसे 2, 3 या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता जब तक मछलियाँ के टुकड़े न किए जाए। और वसीयत कहती है कि मछलियाँ साबुत होनी चाहिए। यह गणित के नियमों के खिलाफ है। मुल्ला दो प्यादा ने तंज कसते हुए कहा, हुजूर, लगता है इन लड़कों के पिता ने मरते वक्त उनके साथ मजाक किया है। इस समस्या का दुनिया में कोई हल नहीं है। यहाँ तो मछलियाँ बेच दी जाए या फिर उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। तीनों भाइयों की हताश होकर रोने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी संपत्ति का कभी बंटवारा नहीं हो पाएगा। वे आपस में लड़ते रहे। तभी अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। आप बीरबल आंख बंद कर किए कुछ सोच रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस गुत्थी का कोई सिरा है? क्या तुम इन भाइयों के पिता की वसीयत पूरी कर सकते हो? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर झुककर सलाम कहा, जहाँ पना, वसीयत थोड़ी पेचीदी जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे हुजूर की एक छोटी सी मदद चाहिए। अकबर बोले, मांगो बीरबल, क्या चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपके शाही तालाब में भी एक ऐसी ही सुनहरी मछली है
बस मुझे आपके तालाब से एक मछली उधार चाहिए, बंटवारा खत्म होते ही वह वापस कर दूंगा। पूरा दरबार हैरान था। जब 17 मछलियाँ नहीं बट रही थी तो 18 कैसे बटेगी? खैर, बादशाह के हुक्म पर शाही तालाब एक बड़ी ही खूबसूरत सुनहरी मछली लाई गई और उसे उन 17 मछलियों वाले बर्तनों में डाल दिया। अब बर्तन में कुछ मछलियाँ की संख्या 18 हो गई। बीरबल ने अब उन तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया और बड़े ही शांत स्वर में कहा, अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पिता की वसीयत कैसे पूरी होती है। बड़े भाई का हिस्सा। बीरबल ने कहा, वसीयत के मुताबिक तुम्हें आधा 1/4 हिस्सा चाहिए। अब हमारे पास 18 मछलियाँ हैं। 18 का आधा कितना हुआ? बड़े भाई का चहक कर बोला, 9। बीरबल ने उसे 9 जीवित मछलियाँ निकाल कर दे दी। मंझले भाई का हिस्सा। और दूसरे भाई ने पूछा, तुम्हें कुल कितनी मछलियों का 1/3 हिस्सा मिलना है? 18 का 1/3 कितना होता है? मंझले भाई ने तुरंत हिसाब लगाया और बोला, 6। बीरबल ने उसे 6 जीवित मछलियाँ सौंप दी। छोटे भाई का हिस्सा। अंत में बीरबल ने छोटे भाई से कहा, तुम्हें वसीयत के अनुसार कुल संख्या का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। बताओ, 18 का 9वां कितना होता है? छोटा भाई खुशी से उछल पड़ा और बोला, 2 मछलियाँ। बीरबल ने उसे 2 मछलियाँ दे दी। जब तीनों भाइयों को उन मछलियों मिल गई तो बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब जरा इन मछलियों को जोड़कर देखिए कुल कितनी मछलियाँ बांटी गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बर्तन में अब भी एक मछली और तैर रही थी। बीरबल ने उसे हाथ में लिया और बादशाह की ओर देखकर बोले, जहाँ पन्ना वसीयत के अनुसार 17 मछलियों का बंटवारा पूरी तरह से सही हो गया है और यहाँ एक मछली बची है। यह वही उधार ली गई मछली है जो मैंने तालाब से मंगवाई थी। मैं इसे वापस तालाब में छोड़ रहा हूँ। पूरा दरबार तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो विद्वान कुछ देर पहले इसे नामुमकिन कह रहे थे वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। तुमने न केवल गणित को मात दी बल्कि उन भाइयों का झगड़ा भी सुलझा दिया। सबसे कमाल की बात तो यह है कि तुम्हारे इस तरीके से तीनों भाइयों को उनके असल हिस्से से थोड़ी ज़्यादा ही मछलियाँ मिली। एक भाई को 8.5 पॉइंट की जगह 9 की जगह 6 और एक भाई को 1.88 की जगह 2। तीनों भाइयों ने बिल्कुल बीरबल का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मोतियों का हार और 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी। इस कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो सुलझाती नहीं तो थोड़ा रुककर दायरे से बाहर सोचना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा भारी सहयोग, जैसे 18वीं मछली। कहानी का नाम है अकबर के दरबार में आया वह आदमी जो खुद को दोषी मानता था। आगरा के किले में दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप में से बचने के लिए दरबार के भारी पर्दे गिरे हुए थे। बादशाह अकबर आज कुछ उदास और डूबे हुए लग रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज दरबार में कोई नई मामला नहीं आया। क्या हमारे राज्य में सब इतना शांत हो गया है कि न्याय की तराजू को आराम मिल गया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ पना शांति हमेशा शुभ नहीं होती। कभी कभी तूफान आने से पहले की खामोशी ही ऐसी होती है और वैसे भी न्याय कभी सोता नहीं। अब भी बीरबल की बात पूरी हुई थी कि तभी द्वारपाल ने घोषणा की, एक अपराधी स्वयं को न्याय के हवाले करने आया। अकबर की भौहें तन गई। आमतौर पर अपराधी भागते छिपते हैं, लेकिन कुछ चलकर दरबार आने वाले अपराधी कम ही होते हैं। अकबर ने आदेश दिया, उसे पेश किया जाए। दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति दाखिल हुआ। उसका नाम रामदीन था। उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था ना ही कोई पछतावा, बस एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में कहा, जहाँ पना, मैं इस सल्तनत का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अकबर ने हैरान होकर पूछा,
रामदीन, तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुमने चोरी की या किसी को नुकसान पहुंचाया? रामदीन ने झुककर कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की, ना ही किसी का खून बहाया है, लेकिन मैंने वह चुराया है जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। दरबारी कानाफूसी करने लगे और बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। रामदीन की आंखें को पढ़ रहे थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, साफ साफ कहो, तुमने क्या चुराया है? रामदीन बोला, हुजूर, मैंने राजमहल की शांति चुराई है। पिछले 7 दिनों में रात को महल की दीवार के पास खड़ा होकर बांसुरी बजाता हूँ। मुझे पता है कि इसकी मधुर आवाज़ आपकी नींद में खलक डालती होगी और पहरेदारों को लगता होगा कि कोई रूह भटक रही है। मैंने जानबूझकर राज्य के अनुशासन का उल्लंघन किया है। मैं दोषी हूँ, मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। अकबर ठहाका मारकर हंसे। रामदीन, क्या बस इतनी सी बात? बांसुरी बजाना कोई अपराध नहीं है, और सच तो यह है कि मुझे रात में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। रामदीन ने जिद पकड़ ली, नहीं जहाँपनाह, सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने कानून तोड़ा है। अगर आप मुझे सजा नहीं दोगे तो प्रजा सोचेगी कि कानून कमजोर है। बादशाह को यह बात मजाक लग रही थी, लेकिन बीरबल को इसमें कुछ गहरा रहस्य नजर आ रहा था। कोई इंसान कैद खाने जाने के लिए इतना उतावला क्यों होगा? जेल में ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही आज़ादी। बीरबल ने बीच में दखल देते हुए कहा, जहाँपनाह, यदि यह व्यक्ति खुद को दोषी मान रहा है तो इसकी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, लेकिन सजा देने से पहले हम इन्हें देखना चाहेंगे कि इसकी चोरी का असर कितना गहरा है। रामदीन बीरबल ने रामदीन से पूछा, रामदीन, तुम जेल जाना चाहते हो? हमारे पास ऐसी काल कोठरी है जिसमें जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, और एक ऐसी सराय नुमा जेल है जहाँ खिड़कियाँ नहीं है। रामदीन तुरंत बोला, हुजूर, मुझे काल कोठरी में डाल दीजिए जहाँ कोई मुझे देख ना सके और ना ही कोई मुझसे बात करे, और हाँ, मुझे वहाँ कम से कम 1 महीने तक रखा जाए। अब बीरबल का संदेह यकीन में बदल गया। यह आदमी सजा नहीं मांग रहा था, बल्कि पनाह मांग रहा था। वह दुनिया से छिपना चाहता था। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहाँपनाह, इसे आज रात के लिए पहरेदारों की निगरानी में एक कमरे में रखवा दीजिए। मैं कल सुबह तक इस दोषी का असली अपराध ढूंढ निकालूंगा। उससे रात बीरबल ने अपने गुप्तचरों को रामदीन के गांव भेजा। सुबह होते होते बीरबल के पास सारी जानकारी थी। दरबार फिर से सजा। रामदीन अभी भी अपनी सजा की रट लगाए खड़ा था। बीरबल ने कहा, रामदीन, मैंने तुम्हारी बांसुरी वाली बात की जांच की। तुम सच कह रहे थे, तुम दोषी हो, लेकिन तुम्हारा असली जुर्म वह नहीं है जो तुम बता रहे हो। रामदीन का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहाँपनाह, रामदीन एक बहुत ही ईमानदार और सीधा आदमी है, लेकिन इसके घर के पास 3 ऐसे लोग रहते हैं जो राज्य के नामी ठग हैं। उन ठगों ने एक बड़ी डकैती की है और सारा लूटा हुआ माल रामदीन के घर के पीछे वाले गोदाम में छिपा दिया है। रामदीन कांपने लगा। बीरबल ने आगे कहा, रामदीन को जब यह पता चला तो वह डर गया। उसे लगा कि अगर वह पुलिस को बताएगा तो ठग उसे मार देंगे, और वह चुप रहा। और माल पकड़ा गया तो पुलिस उसे डकैत समझेगी। इसलिए इस बेचारे ने सोचा कि अगर वह किसी छोटे से जुर्म, बांसुरी बजाने के बहाने से खुद जेल में डलवा ले तो वह ठगों से भी बच जाएगा और पुलिस की नजरों से भी अपराधी भी नहीं बनेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। बीरबल साहब, आप अंतर्यामी हैं। मैं डर गया था। मैं लोग खूंखार हैं। मुझे लगा कि जेल ही सबसे सुरक्षित जगह है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा और उन 3 ठगों को गिरफ्तार करवाया। सारा लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। बीरबल ने रामदीन के पास जाकर कहा, रामदीन, डर का इलाज जेल नहीं बल्कि साहस है। तुमने खुद को दोषी बताकर न्याय के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। अकबर ने घोषणा की,
रामदीन, चूंकि तुम्हारी वजह से हमें उन ठगों का सुराग मिला, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसकी विपरीत तुम्हें ईमानदारी और डर के बावजूद सच का साथ देने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। रामदीन की आंखों में अब डर के आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता की चमक थी। जब दरबार समाप्त हुआ तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि वह पनाह मांग रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह मनुष्य की फितरत है कि वह सजा से भागता है, तो कुछ चलकर सजा मांगे करे। समझ लीजिए कि बाहर की दुनिया उसके लिए जेल से ज्यादा खतरनाक हो गई है। न्याय केवल अपराध को सजा देना नहीं बल्कि उस कारण को समझना है जिससे एक निर्दोष को दोषी बनने पर मजबूर किया। अकबर की इस कहानी की सूझबूझ से एक बार फिर प्रभावित हुए। कहानी की शिक्षा, सच्चाई को छिपाने के लिए बुना गया झूठ चाहे कितना भी चालाकी भरा क्यों न हो। कहानी का नाम है बीरबल और 3 व्यापारी, अनजान चेहरों के पीछे का सच। आगरा का बाजार दुनिया भर के व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। जहां ईरान के कालीन, चीन के रेशम और दक्कन के मसाले बिकते थे। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें यमुना के पास में घुलकर उसे तांबे जैसा बना रही थी, आगरा की सबसे बड़ी शाही सराय में 3 व्यापारी दाखिल हुए। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और अलग अलग दिशाओं से आए थे। मिर्जा गालिब बेग, जो मध्य एशिया से कीमती घोड़े और इत्र लेकर आए थे, वे दिखने में बेहद सख्त और कम बोलने वाले इंसान थे। सेठ धनीराम, जो बनारस के रेशमी साड़ियों और सोने के आभूषण लेकर आए थे, वे गोल मटोल, हंसमुख लेकिन आंखों में चालाकी रखने वाले थे। शांतिलाल, जो दक्षिण भारत से दुर्लभ मसाले और मोती लेकर आए थे, वे सादगी पसंद और शांत स्वभाव के थे। सराय पूरी तरह भरी हुई थी, इसलिए सराय के मालिक ने उसे कहा, हुजूर, केवल एक ही बड़ा कमरा खाली है जिसमें 3 बिस्तर है। यदि आप तीनों सहमत हो तो आप उसे साझा कर सकते हैं। मुनाफे की तलाश में आए व्यापारियों ने खर्च बचाने के खातिर हामी भर दी। उन्होंने एक दूसरे को औपचारिक सलाम किया, लेकिन किसी ने अपना असली परिचय या अपने पास मौजूद धन की जानकारी नहीं दी। रात को खाना खाने के बाद तीनों ने अपने अपने कीमती सामान के थैले अपने अपने तकिए के नीचे दबाए और सो गए। आधी रात को जब सराय के पहरेदार की जागते रहो की आवाज धीमी पड़ी गई, तभी कमरे में कुछ हलचल हुई। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की के अंदर आई तो सराय चीखों से गूंज उठी। शांतिलाल जोर जोर से रो रहे थे, मेरे मोतियों का थैला, मेरा स्वर्ग छूट गया, उसने मेरी पूरी जिंदगी कमाई थी। तभी मिर्जा बेग भी चिल्लाए, मेरा इत्र की शीशिया वाला संदूक है, लेकिन उसमें छिपाया गया सोना की मोहरों का बटुआ गायब है। सेठ धनीराम अपना सिर पकड़ लिया और गजब हो गया, मेरे हीरो की अंगूठी मैंने अपनी पगड़ी में छिपा कर रखी थी, भाभी नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां ऊंची थी पर उन पर लोहे की जाली लगी थी। इसका मतलब साफ था, उन 3 चोरों में से ही कोई 1 या 2 था, लेकिन वे तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मसाला कोतवाली से होता हुआ सीधा बादशाह अकबर दीवाने आम में पहुंचा। अकबर ने तीनों की दलीलें सुनी। मिर्जा ने कहा, जहांपनाह, मैं एक शरीफ सिपाही नुमा व्यापारी हूँ, मैंने चोरी नहीं की। धनीराम बोले, हुजूर, मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मैं चोर कैसे हो सकता हूँ। शांतिलाल बस रोए जा रहे थे। बीरबल ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और अब्दुल फजल से कहा, हुजूर, इन्हें कोड़े लगाए जाए, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। अकबर को यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए 3 व्यापारियों को गौर से देख रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यहाँ मामला कोड़ों का नहीं,
ईमान की फर्क का है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। ये तीनों व्यापारी मेरे महल में मेहमान बनकर रहेंगे। बीरबल उन तीनों को अपने निजी निवास पर ले गए। उन्होंने तीनों के लिए अलग अलग कमरों का इंतजाम किया, लेकिन शाम को उन्हें एक ही मेज पर भोजन के लिए बुलाया गया। भोजन के दौरान बीरबल ने एक काल्पनिक कहानी सुनाई। व्यापारियों एक बार एक राजा के 3 अजनबियों को एक कीमती खजाना सौंपकर जंगल पार करने को कहा। रास्ते में उन्हें एक राक्षस मिला। राक्षस ने कहा कि वह केवल उसी को छोड़ेगा जो उसे सबसे बड़ा त्याग करेगा। पहले अपनी दौलत दे दी, दूसरे ने अपनी जवानी दे दी और तीसरे ने अपनी यादें दे दी। बताओ सबसे महान कौन? तीनों व्यापारियों ने अलग अलग जवाब दिए। बीरबल ने उसके चेहरे के भाव को पढ़ रहे थे और अक्सर अपनी बातों में अति करता या फिर बहुत सावधान रहता। अगली रात बीरबल ने एक और खेल खेला। उन्होंने तीनों को एक एक जादुई छड़ी दी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह छड़ियाँ कुतुब मीनार की है, एक फकीर की दुआ से बनी है। इनकी लंबाई अभी बराबर है। आप तीनों इन्हें आपस में रखें। कल सुबह जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी ठीक 2 इंच बड़ी हो जाएगी। तीनों व्यापारी अपने अपने कमरों में चले गए। शांतिलाल निश्चित होकर सो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने चोरी नहीं की। मिर्जा को नींद नहीं आ रही थी। वे सोच रहे थे क्या वाकई छड़ी लंबी होती है, लेकिन खलबली सेठ धनीराम के मन में थी। दरअसल धनीराम ने ही बड़ी चतुराई से रात में उन दोनों का सामान पार किया था और उसे सराय के बगीचे में एक गड्ढे में छिपा दिया था। उसे लगा कि वह सबसे चालाक है, लेकिन जादुई छड़ी की बात सुनकर वह घबरा गया। धनीराम ने सोचा, अगर सुबह मेरी छड़ी 2 इंच लंबी निकली तो बीरबल मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। क्यों ना मैं इस छड़ी को 2 इंच काट दूं। जब यह 2 इंच बढ़ेगी तो वापस अपनी असली लंबाई आ जाएगी और मैं बच। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया। वह अपनी चालाकी पर मुस्कुराया और चैन की नींद सो गया। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर उत्सुक थे। बीरबल ने तीनों को छड़ियाँ लेकर सामने आने को कहा। बीरबल ने छड़ियों को मापना शुरू किया। शांतिलाल की छड़ी 10 इंच थी, मिर्जा बेग की छड़ी 10 इंच थी, सेठ धनीराम की छड़ी 8 इंच थी। बीरबल जोर से हंस पड़े और बोले, जहाँ पना पकड़ लिया गया चोर। यह रहा वह शख्स जिसने आपकी रियासत के मेहमानों को लूटा। धनीराम हक्का बक्का गया। लेकिन बीरबल साहब, छड़ी तो लंबी होनी चाहिए थी, आखिर छोटी कैसे हो गई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख धनीराम, छड़ी कोई जादुई नहीं थी, वह तो साधारण लकड़ी की थी। लेकिन चोर का मन हमेशा डर से भरा होता है। तुम्हें लगा कि छड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए तुमने उसे पहले ही काट दिया। तुमने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। धनीराम पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, लोभ ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अकबर ने कड़क कर पूछा, सामान कहाँ है? अगर एक भी मोती कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। धनीराम ने बताया कि उसने सामान सराय के पीछे पुराने एक नीम के पेड़ के नीचे गाड़ा है। लेकिन जब वहाँ सैनिक पहुंचे तो गड्ढा खाली था। अब बीरबल भी हैरान थे। धनीराम रोने लगा, खुदा की कसम, मैंने वहीं छुपाया था। बीरबल समझ गए कि कहानी में कोई और भी खिलाड़ी है। उन्होंने सराय के मालिक और उन 2 अन्य व्यापारियों को बुलाया। बीरबल ने सोचा कि जब धनीराम गड्ढा खोद रहा होगा तो उसे किसी ने देखा होगा। उसे मिर्जा और बेग शांतिलाल ने एकांत में बात की। शांतिलाल जो सीधे साधे थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें देखा कि मिर्जा के बेग के कपड़े से एक बहुत ही दुर्लभ और महंगे इत्र की खुशबू आ रही थी। यह वही इत्र था जिसका जिक्र मिर्जा ने पहले दिन किया था। वह चोरी हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, आपके इत्र की महक लाजवाब है, लेकिन
आपने तो कहा था कि आपका सारा इत्र और मोहरे चोरी हो गई। मिर्जा बेग सकपा गए और बीरबल ने आगे कहा, दरअसल धनीराम चोर था, लेकिन तुम महाचोर निकले। तुमने धनीराम को चोरी करते देख लिया। जब वह सामान छिपाकर चला गया तो तुमने वह सामान निकाल लिया और खुद ही पीड़ित बनने का नाटक करने लगे ताकि किसी को तुम पर शक न हो। मिर्जा बेग ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से सारा माल बरामद हुआ, धनीराम की अंगूठी भी, शांतिलाल के मोती की और उनकी अपनी मोहरें भी जो उसने छिपाई थी। बादशाह अकबर की इस दोहरी जीत से गदागद हो गए। सेठ धनीराम को चोरी करने के प्रयास के लिए साल की जेल हुई। मिर्जा बेग को धोखाधड़ी और राज दरबार को गुमराह करने के लिए काला पानी भेज दिया। शांतिलाल को उनको पूरा सामान वापस मिला और साथ ही सरकार की तरफ से हर्जाना भी। अकबर ने बीरबल को एक स्वर्ण जड़ित तलवार भेंट की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि एक अपराधी चाहे कितना भी अनजान क्यों न हो बने, उनकी फितरत उसे कहीं ना कहीं छोड़ देती है। कहानी की शिक्षा, ईमानदार सबसे बड़ी नीति है, बुराई चाहे कितनी भी हो। कहानी का नाम है अकबर का वह फैसला, जो सही भी था और गलत भी साबित हुआ। आगरा के दरबार में उस दिन भारी हंगामी थी। शहंशाह अकबर न्याय की कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने सेठ करोड़ीमल और गरीब विष्णु खड़े थे। सेठ करोड़ीमल ने एक कागज का टुकड़ा लहराते हुए कहा, जहाँपनाह, यह विष्णु मेरा कर्जदार है। इसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। हमने एक लिखित समझौता अनुबंध किया था कि यदि यह 1 महीने में पैसे नहीं लौटा पाया तो इसे अपनी परछाई मुझे बेचनी होगी। अब 1 महीना बीत चुका है, इसके पास पैसे नहीं है। कानून अब इसकी परछाई मेरी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। परछाई बेचना यहाँ कैसी शर्त है? विष्णु रोते हुए बोला, हुजूर, मैं गरीब माली हूँ, फसल बर्बाद हो गई, मैं पैसे नहीं दे पाया, लेकिन अब यह सेठ मुझे दिन भर धूप में खड़ा रखता है और कहता है कि जहाँ जहाँ मेरी परछाई पड़ेगी वहाँ वहाँ मुझे इसके लिए मुफ्त काम करना होगा। यह मुझे घर भी नहीं जाने देता, क्योंकि घर जाने पर मेरी परछाई इसके काम नहीं आती। अकबर ने कागज को गौर से पढ़ा। उस पर विष्णु के अंगूठे का निशान था और साफ लिखा था कि पैसे न देने पर परछाई सेठ की हो जाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो आंखें मूंदकर कुछ सोच रहे थे। अकबर ने सोचा कि कानून तो कानून है, यदि किसी ने सोच समझकर हस्ताक्षर किए हैं तो उसे निभाना होगा। अकबर ने अपना पूरा फैसला सुनाया। चूंकि विष्णु ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए कानून यह समझौता सही है। विष्णु की परछाई अब से सेठ करोड़ीमल की मलकियत है। विष्णु को सेठ की शर्तों के अनुसार काम करना होगा। सेठ करोड़ीमल खुशी से उछल पड़ा। दरबारियों ने सोचा कि बादशाह का कानूनी फैसला के रूप से सही है, लेकिन इंसानियत के नाते यह बहुत गलत है। विष्णु रोता हुआ सेठ के पीछे चला गया। अगले कुछ दिनों में आगरा में हाहाकार मच गया। सेठ करोड़ीमल ने विष्णु का जीना हराम कर दिया। वहाँ उसे कड़ी धूप में खड़ा रखता और जहाँ विष्णु की परछाई गिरती वहाँ उसे गड्ढा खोदने या पत्थर ढोने को कहता। विष्णु की हालत बिगड़ने लगी। बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि अकबर का फैसला किताबी तौर पर सही था, लेकिन व्यवहार में वह एक गरीब के शोषण का जरिया बन गया था। बीरबल ने ठान लिया कि वह बादशाह को दिखाएंगे कि कभी कभी सही फैसला भी गलत परिणाम दे सकता है। 4 दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा आईना मंगवाया। उन्होंने बादशाह अकबर और सेठ को करोड़ीमल को एक बगीचे में बुलाया, जहाँ विष्णु कड़ी धूप में काम कर रहा था। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप अपनी मलकियत यानी विष्णु की परछाई से खुश हैं? सेठ गर्व से बोला, बिल्कुल बीरबल साहब, कानून मेरे साथ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, आपने फैसला किया था कि विष्णु की परछाई सेठ की है, लेकिन क्या आपने यहाँ तय किया था कि वह परछाई किस जमीन पर गिरेगी? अकबर चकित हुए। मतलब? बीरबल ने कहा, हुजूर,
विष्णु की परछाई जिस जमीन पर गिर रही है वह जमीन आपकी है, सल्तनत की है। यह सेठ करोड़ीमल अपनी संपत्ति परछाई को अपनी जमीन पर बिना गिराए दिए कैसे रह सकता है। अब बीरबल ने पासा पलट दिया। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, चूंकि आप विष्णु की परछाई के मालिक हैं, इसलिए जहाँ जहाँ वह परछाई शाही जमीन पर पड़ रही है उसका किराया आपको शाही खजाने में जमा करना होगा। इस हिसाब के मुताबिक हर 1 घंटे का किराया 10 मुद्राएं है। सेठ ने पसीने छूट गए, दिन भर वहाँ तो कंगाल हो जाएगा। बीरबल यही नहीं रुके, उन्होंने एक और पेंच फंसाया। उन्होंने कहा, और सुनिए सेठ जी, चूंकि परछाई आपकी है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी है। यदि विष्णु की परछाई पर कोई धूल पड़ती है या कोई जानवर उस पर पैर रखता है तो माना जाएगा कि आपकी संपत्ति का अपमान हुआ है, जिसके लिए विष्णु आप पर दावा कर सकता है। सेठ करोड़ीमल समझ गया कि वह बीरबल के जाल में फंस गया है। उसने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहाँपनाह, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे यह परछाई नहीं चाहिए। यह सौदा भी गलत था। अकबर को भी अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि वह कानूनी रूप से सही फैसला वास्तव में कितना अतार्किक और क्रूर था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। कागज पर जो सही दिखता है जरूरी नहीं कि वह जीवन में हकीकत में भी सही हो। मेरा पिछला फैसला भी गलत था। अकबर ने अपना फैसला बदला और विष्णु और सेठ के बीच का अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया गया। सेठ करोड़ीमल पर गरीब को प्रताड़ित करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया। वह जुर्माना विष्णु को दे दिया गया ताकि वह अपना कर्ज चुका सके और न्याय के व्यवहार शुरू कर सके। विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर छुए। यह कहानी की शिक्षा। कानून की लकीरों का पालन करना हमेशा न्याय होता है। न्याय वह है जिसके करुणा और तर्क दोनों हैं। जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए पेचीदा शर्तें बनाते हैं, वे अंत में अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। बीरबल ने दिखाया कि किसी भी गलत फैसले को उसी के तर्क से काटा जा सकता